हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की। हम इसमें आज देखेंगे इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत बड़े ग्लोबल पैराडॉक्स के बारे में। आप एक तरफ देखिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्लियामेंट है जहां सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, स्टेबिलिटी है, और वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, केओस मचा हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाई डू सम डेमोक्रेसीज फ्लरिश वाइल अदर फेल्स। ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी एकदम बढ़िया चलती है, फ्लोरिश करती है, लेकिन कुछ जगह वही सिस्टम फेल हो जाता है, जबकि कई बार वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल सिस्टम इतने अलग क्यों होते हैं और क्यों कुछ पॉलिटिकल कल्चर्स में स्टेबिलिटी होती है जबकि दूसरे देशों में सिर्फ केओस मचा है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की एक सिस्टमेटिक स्टडी है। इसमें हम सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नेशनल बाउंड्रीज के पार जाकर अलग अलग कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम कंट्री ए में हैं जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वहीं कंट्री बी जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये एग्जामाइन करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस। लेकिन हम ये कंपैरिजन करते क्यों हैं, इसका गोल क्या है। तो चलिए इसका हम एनालिसिस और आउटकम्स देखते हैं। इस प्रोसेस में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम ये पता लगाते हैं कि क्यों कुछ कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट होती है और कुछ में अनस्टेबल गवर्नमेंट। बेसिकली इसका मकसद है जनरल प्रिंसिपल्स, यानी कुछ ऐसी थ्योरीज बनाना जिससे हम दुनिया भर के पॉलिटिकल पैटर्न्स को समझ सकें। अब थोड़ा स्कॉलरली व्यू लेते हैं। यहाँ देखिए 3 बड़े नाम हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है। सबसे पहले जेसी जॉरी। इनका कहना है ये है कि सब्जेक्ट अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को एनालाइज और कंपेयर करता है। फिर आते हैं गैब्रियल अल्मॉन्ड। ये थोड़ा और डीप जाते हैं। ये कहते हैं कि हमें एम्पिरिकल मेथड्स यूज करने चाहिए, यानी सिर्फ बातें नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स के बेस पर स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को स्टडी करना चाहिए। और फिर आते हैं रॉय मैक्रेडिस। इनका फोकस है थ्योरी बिल्डिंग पर। ये कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ चीज़ों को देखना नहीं बल्कि पॉलिटिकल बिहेवियर के पैटर्न्स को समझना है। तो कुल मिलाकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ इंस्टीट्यूशन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि ये उससे आगे की चीज़ है। इसका असली काम है एक्सप्लेनेशन और थ्योरी फॉर्मेशन, ताकि हम रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल फिनोमेना के पीछे वाई समझ सकें। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का असली इसेंस सिर्फ अलग अलग देशों की तुलना करना नहीं है। इसका मुख्य काम है अंडरस्टैंड करना कि दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करते हैं, वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं, और समय के साथ उनमें कॉन्टिन्यूटी और चेंज कैसे आता है। इसमें हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला, हम सिस्टम के बीच सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को पहचानते हैं, जैसे 2 देशों के सिस्टम में क्या समानता है और क्या अंतर है। दूसरा, हम कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं, यानी किस घटना के पीछे वजह क्या थी और उसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा, हम ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल खोजने की कोशिश करते हैं जो पूरी दुनिया में लागू हो सकें। इसीलिए इसका नेचर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है जहां हम बस फैक्ट्स रिकॉर्ड करें, बल्कि ये एनालिटिकल भी है जहां हम लॉजिक लगाकर क्यों का जवाब ढूंढते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमें एक साइंटिफिक पाथवे देता है जिससे हम पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लाइफ को गहराई से समझ सकते हैं। चलिए हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के नेचर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इसका साइंटिफिक और एम्पिरिकल नेचर। यह सब्जेक्ट हवा में बातें नहीं करता, बल्कि एक ग्राउंडेड इन एम्पिरिकल रियलिटी है। मतलब हम जो भी स्टडी करते हैं वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और रियल डेटा पर बेस होता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव। इसका प्रोसेस बिल्कुल साइंस जैसा होता है। सबसे पहले एक सवाल की शुरुआत होती है, फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उससे टेस्ट करते हैं, और तब जाकर कोई थ्योरी बिल्डिंग होती है। और इसके लिए हमें कई तरह के साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे लोगों से सर्वे करना, केस स्टडीज़ को डिटेल में पढ़ना, या स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करना। यहाँ तक कि फील्ड रिसर्च और कंटेंट एनालिसिस भी इसके इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। तो इन शॉर्ट, ये सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसी ही रिगरस मेथड यूज़ करता है जैसे नेचुरल साइंस करते हैं, ताकि हमें पॉलिटिक्स की ऐसी नॉलेज मिले जो पक्की और वेरीफिएबल हो। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के अगले नेचर की।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर अब काफ़ी बदल चुका है। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच चलता था वो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। उस वक्त पूरा फोकस सिर्फ वर्ड पर होता था, मतलब बस फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख दिया या पुराने हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़ लिए। वो बस एक तरह की रिपोर्टिंग थी जहाँ सिंगल कंट्रीज पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब हम एक ट्रांजिशन देख रहे हैं जहाँ हम एनालिटिकल अप्रोच पर शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारा मेन फोकस क्यों पर होता है। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि सिस्टम कैसा है, बल्कि हम ये समझते हैं कि उसमें वेरिएशंस क्यों हैं। इस नए तरीके में हम कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करते हैं, अलग अलग इवेंट्स के बीच रिलेशनशिप ढूंढते हैं और बाकायदा हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो फ़र्क साफ है, हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर अब जनरलाइजेबल थ्योरीज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के पीछे असली रीजंस को समझा जा सके। बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के बारे में। देखिए, पॉलिटिक्स कभी भी अकेले या आइसोलेशन में नहीं चलती, इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे कई फील्ड से जुड़ा हुआ है। इसका गहरा कनेक्शन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ हैं। यहाँ तक कि एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें किसी भी देश का पॉलिटिकल बिहेवियर, कल्चर या इंस्टीट्यूशन को समझना है तो हमें वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ने वहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया। तो सिंपल शब्दों में एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अलग अलग फील्ड से इंसाइट्स लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल घटनाएं हमेशा बड़े सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं अगले नेचर की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दायरा समय के साथ बहुत बदल गया। पहले की स्टडीज़ का नज़रिया काफ़ी नैरो हुआ करता था। उस वक्त सारा फोकस सिर्फ चुनिंदा वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे कि ऑफिशियल कानूनों तक ही सीमित था। लेकिन अब मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आया है। यह अब ज़्यादा इंक्लूसिव और ग्लोबल हो गया है। आज हम सिर्फ डेवलप्ड देशों को नहीं देखते, बल्कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों तरह के नेशन को स्टडी करते हैं। हमारा फोकस अब सिर्फ डेमोक्रेसीज पर नहीं है, बल्कि अथॉरिटेरियन रिजाइम्स और अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी है। और सबसे ज़रूरी बात, अब हम सिर्फ ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं देखते, बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, एनजीओज़, आंदोलनों और कल्चर को भी गहराई से समझते हैं। यानी अब यह सब्जेक्ट किसी बाउंड्री में नहीं बंधा है, बल्कि यह ग्लोबल पॉलिटिकल लाइफ की एक पूरी और कम्प्रहेंसिव समझ देता है। अब हम इसके बिहेवियरल ओरिएंटेशन को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे हम बिहेवियरल रिवोल्यूशन कहते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसका पूरा ध्यान सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर था। हम बस लीगल फ्रेमवर्क्स और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते थे, यानी कागज़ पर सिस्टम कैसा है। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद हमारा फोकस फॉर्मल स्ट्रक्चर से हटकर पॉलिटिकल बिहेवियर पर आ गया। अब हम यह स्टडी करते हैं कि लोग असल में कैसे एक्ट करते हैं, जैसे उनके वोटिंग पैटर्न्स क्या हैं, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं और पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है। हम नेताओं के लीडरशिप ट्रेट्स और पॉलिटिकल कल्चर को भी डाटा के साथ समझते हैं। यानी अब हम सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम इंसान और समाज के रियल एक्शन और एटीट्यूड्स को वैज्ञानिक तरीके से एनालाइज करते हैं, ताकि क्यों और कैसे का जवाब मिल सके। अब हम देखते हैं इसके डायनेमिक और फ्लेक्सिबल नेचर को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कोई रुका हुआ या सब स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बेहद डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। इसका सबसे बड़ा फीचर है अडेप्टेबिलिटी, यानी जैसे जैसे दुनिया बदलती है ये सब्जेक्ट भी अपने फोकस बदल लेता है। आज हम इसमें ग्लोबल चेंजेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म, जहां हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट्स को समझते हैं। हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं ताकि जेंडर इक्वालिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की समझ बढ़े। इसके अलावा क्लाइमेट पॉलिटिक्स भी अब एक अहम हिस्सा है, जहां फोकस इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पर है। और आज के डिजिटल दौर में हम टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, कि जैसे डिजिटल कैंपेनिंग, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर इन्फ्लुएंस हमारे इलेक्शन को बदल रहे हैं। शॉर्ट में कहें तो ये फील्ड हमेशा रिलेवेंट रहता है, क्योंकि ये इमर्जिंग इश्यूज के हिसाब से खुद को लगातार अपडेट करता रहता है। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेटरी और प्रेडिक्टिव पावर की।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ बीती हुई बातों का हिसाब नहीं रखता, बल्कि ये एक्सप्लेनेटरी और प्रिडिक्टिव दोनों है। सबसे पहले आता है इसका एक्सप्लेनेटरी रोल। इसमें हम पास्ट और प्रेजेंट की घटनाओं को गहराई से देखते हैं ताकि उनके पीछे के कॉज और पैटर्न्स को समझा जा सके। हम क्यों का जवाब ढूंढते हैं, जैसे कि कोई डेमोक्रेसी सफल क्यों हुई या सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हुआ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हम इस डेटा और एनालिसिस का इस्तेमाल करके फ्यूचर की तरफ भी देखते हैं, जिसे हम प्रेडिक्टिव नेचर कहते हैं। यहाँ हम आने वाले ट्रेंड्स और सिनारियोज को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे चलकर पॉलिटिकल दुनिया में क्या हो सकता है, जैसे कि रिजाइम चेंजेस या इलेक्टोरल शिफ्ट। तो यह सब्जेक्ट हमें हिस्टोरिकल डाटा के जरिए भविष्य के पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज को समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसके वैल्यू फ्री अप्रोच की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो है वैल्यू फ्री अप्रोच की तरफ शिफ्ट होना। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वह काफ़ी हद तक नॉर्मेटिव हुआ करता था। मतलब स्कॉलर्स अक्सर ये जज करते थे कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम सही है और कौन सा गलत, या क्या अच्छा और क्या बुरा है। वहाँ फोकस मोरल जजमेंट्स पर ज़्यादा था। लेकिन अब मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करते हैं। इसका मतलब कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स और मोरल्स को साइड में रखकर सिर्फ डाटा और फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। अब हमारा सवाल ये नहीं होता कि क्या सही है, बल्कि हमारा सवाल होता है कि कोई सिस्टम काम कैसे करता है और उसके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इससे ये हुआ कि आज के स्कॉलर्स एक जज की तरह फैसला नहीं सुनाते, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं। अभी तक हमने देखा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग और नेचर। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए स्कोप और इम्पोर्टेंस हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।